नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। द स्टोरी ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, सत्ता के गलियारों में एक नाटक। साल था 1858। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की आग बुझ चुकी थी और अब ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इस बदलाव का आधार बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब भारत का शासन संभाला एक नए शक्तिशाली अंग्रेज पदाधिकारी ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद से लंदन से भारत पर शासन करता था। फिर आया साल 1861, जब लाया गया एक नया कानून, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसमें कुछ भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नामित करने की अनुमति दी गई, लेकिन ये भारतीय सिर्फ दर्शक थे, न उनकी आवाज मायने रखती थी, न उनके विचार। इस बीच भारत में एक नया सोशल क्लास उभर रहा था, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। ये लोग तलवार नहीं, तर्क और अधिकारों की मांग कर रहे थे। द बर्थ ऑफ होप, इंडियन नेशनल कांग्रेस। साल 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत के वकीलों, शिक्षकों और समाज सुधारकों को एक मंच पर लाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सुधार की मांग करना। कांग्रेस के शुरुआती समय 1885 से 1891 में नेताओं जैसे उमेश चंद्रा बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो मांगे उठाईं, वे थीं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार, बजट पर चर्चा का अधिकार, सिविल सेवा का भारतीयकरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन। इन मांगों की गूंज ब्रिटिश प्रशासन तक पहुंची। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन थे। उन्हें लगा कि कुछ कदम उठाना होगा ताकि पॉलिटिकल प्रेशर को शांत किया जा सके। दी ग्रेट कॉम्प्रोमाइज, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। और फिर आया साल 1892। ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। ऊपरी तौर पर यह एक पॉलिटिकल छूट लग रहा था, लेकिन इसकी संरचना कुछ इस तरह की गई थी कि असल सत्ता ब्रिटिश हाथों में ही बनी रहे। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स। अब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 16 की गई, जो पहले 12 थी। ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या 6 से 8 तक होती थी, जिन्हें ब्रिटिश इंडियन एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा नामित किया जाता था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या 6 से 10 तक होती थी, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से रिकमेंडेशन के आधार पर नामित किया जाता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यूनिवर्सिटीज जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। जमींदार। ध्यान दें, इनमें से किसी को भी सीधे इलेक्ट नहीं किया गया, सभी गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव अब भी बहुमत में था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस कानून के तहत विभिन्न प्रांतों के काउंसिल्स का विस्तार हुआ। बॉम्बे में सदस्यों की संख्या 8 से बढ़कर 20 हुई, जिसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। मद्रास में भी सदस्यों की संख्या 8 से 20 तक बढ़ाई गई और ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। बंगाल के काउंसिल में सदस्यों की संख्या 12 से 20 तक पहुंचाई गई, ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रही। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में सदस्य संख्या 9 से बढ़कर 15 हुई और ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रही। लेकिन ध्यान रहे, ऑफिशियल मेजॉरिटी अब भी हर स्तर पर अंग्रेजों के पास ही थी। बजट डिस्कशंस। इतिहास में पहली बार भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा की अनुमति मिली, परंतु वे वोट नहीं कर सकते थे। अमेंडमेंट्स का कोई अधिकार नहीं था, केवल चर्चा, निर्णय का कोई अधिकार नहीं। राइट टू आस्क क्वेश्चंस। सदस्यों को पब्लिक मैटर्स पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, लेकिन नियमों में शर्तें थीं। 6 दिनों पहले नोटिस देना जरूरी।
सप्लीमेंट्री प्रश्न की अनुमति नहीं। फॉरेन अफेयर्स, आर्मी, देशी रियासतें पर कोई प्रश्न नहीं। नॉमिनेशन, नॉट इलेक्शन। सबसे बड़ा धोखा था इलेक्शन की जगह रेकमेंडेशन बेस्ड नॉमिनेशन। ब्रिटिशों ने जानबूझकर इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे असली लोकतंत्र की मांग बढ़ेगी। इसमें कौन कौन सिफारिश कर सकते थे? यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार। लेकिन अंतिम निर्णय अब भी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव के हाथों में। पावर्स रिमेन्ड लिमिटेड। सदस्य नया कानून पेश नहीं कर सकते थे। एग्जीक्यूटिव उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थी। गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर या रद्द कर सकते थे। द वर्डिक्ट फ्रॉम इंडिया, सिंबल विदाउट सब्सटेंस। शुरुआत में कांग्रेस ने इसे प्रगति की दिशा में पहला कदम माना, लेकिन जल्दी ही ये समझ में आ गया कि ये एक दिखावटी सुधार था, असली नहीं। आलोचकों ने इसे कुछ इस तरह कहा: कॉन्स्टिट्यूशनल टोकनिज्म मतलब संवैधानिक दिखावा, इल्यूजन ऑफ इंक्लूजन मतलब शामिल होने का भ्रम, इंपीरियल बैलेंसिंग एक्ट मतलब ब्रिटिश सत्ता का संतुलन बनाने का नाटक। यह एक्ट न तो चुनावी अधिकार लेकर आया, न ही जनता की भागीदारी सुनिश्चित की, और न ही शासन की जवाबदेही तय की। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, अ फायर इग्नाइटेड। हालांकि ये एक्ट कमजोर था, लेकिन इसके कुछ लॉन्ग टर्म नतीजे सामने आए। 1. पहली बार भारतीयों ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया, जिससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। 2. गोखले, बनर्जी, नौरोजी जैसे नेता लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पहुंचे। 3. इसने भारतीयों को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और कानूनी बहसों की समझ दी। 4. इसने कांग्रेस में बैठकर सोचने वालों को निराश किया और एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद को जन्म दिया। ब्रिटिश स्ट्रैटेजी, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, डिले। ये एक्ट एक सोची समझी ब्रिटिश पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, ताकि मॉडरेट्स यानी मध्यमपंथियों और एक्सट्रीमिस्ट्स यानी उग्रवाद में फूट डाली जा सके, दिखावटी सुधारों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और वास्तविक सत्ता साझेदारी को टाला जा सके। इसने उच्च वर्ग के कुछ भारतीयों को सत्ता का झूठा अनुभव दिया, लेकिन कॉमन इंडियन को इससे कुछ नहीं मिला। लेगेसी एंड कंपैरेटिव टाइमलाइन। एक नज़र डाले इस कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी पर। एक्ट ऑफ 1861। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में केवल नॉमिनेटेड सदस्य थे, जिनके पास कोई पावर्स नहीं थे और भूमिका सिर्फ कंसल्टेशन तक सीमित थी। एक्ट ऑफ 1892। इनडायरेक्ट नॉमिनेशन के जरिए कुछ इंडियंस को शामिल किया गया, जिन्हें क्वेश्चंस पूछने और बजट पर चर्चा करने की अनुमति मिली, लेकिन यह केवल एक सिंबॉलिक चेंज था। एक्ट ऑफ 1909। सीमित डायरेक्ट इलेक्शंस और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत हुई, जिससे सदस्य रिजोल्यूशंस पास करने और बजट वोट में भाग लेने लगे और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नींव पड़ी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 1-1 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मजेदार इतिहास की कहानियां देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।